बुद्ध को मानने वाले लोग यदि दलित हैं तो बुद्ध के विचार पर चलने वाले एक भी संख्या में हमको आप दलितों को दिखा दो। सर, हम पहले ही बट जाते हैं चमारों में, जाटव में, पासवान में। हम दलितों के बीच भी तो बट गए हैं। क्या दुनिया में कोई भी कट्टरपंथ जाति व्यवस्था किसी जाति का सम्मान बढ़ा सकता है या किसी जाति के विचारधारा को, राजनीतिक ताकत को बढ़ा सकता है? कट्टरपंथ और पूंजीवाद, इन दोनों से बड़ी लड़ाई है समाज के कमजोर लोगों की। हम दूसरों को गाली देने से बेहतर है हम अपने लोगों के बीच ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो किसी की कठपुतली बनते हुए जा रहे हैं। जिस कंट्री में इस तरह के बाबाओं को भगवान मान लिया जाए और जीवन जीने की रेखा को कंप्लीट खड़ा कर दिया जाए और उसमें ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया जाए, और जिसकी संख्या में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दलित है और अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा भी कम था, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को गाली देने के बाद एक व्यक्ति लगातार कहीं ना कहीं एक नए अंधविश्वास को जन्म देते हुए आगे बढ़ रहा हो, एक वर्ग और समूह में, जो वर्ग लड़ने और प्रेम करने के लिए जानता हो, क्या वो एक बैकबोन बीजेपी और आरएसएस का नहीं है? उसी तरह दलितों में भी कई नेता, कई लोग ऐसे, मुझको लगता है कि जिस सेंटिमेंट के साथ या जिस त्वरित सेंटिमेंट को अलग अलग तरीके से बीजेपी ने क्या बैकबोन तरीके से कुछ दलित लीडर्स को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। कई सामाजिक परिवर्तन के नायक उपस्थित हैं। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम जी के बाद जिन्होंने इस देश के बड़े संख्या में जिनकी भूमिका आदिकाल से है, मूलवासी, आदिवासी, और तब से लेकर जब जाति व्यवस्था नहीं थी, जब पाखंडवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास नहीं था, जब धर्मांध के स्वीकार्य विचार नहीं थे, जब भगवान स्थापित नहीं हुआ था और जाति भी स्थापित नहीं हुई थी, तब से लेकर एक ऐसी विचारधारा, अरे यार उसको बंद कर दो यार, और मैं समझता हूं एक ऐसा इतिहास आर्ज और अनार्ज के बाद और साजिश कोई छोटे समय से नहीं है। पत्रकार लोग आए नहीं जाएंगे, जिसको आना होगा आएगा। साजिश बहुत लंबे समय से, इसको कुंडी लगा दो, कोई बात नहीं, तब से लेकर समय काल पात्र के अनुसार सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कई तरह के मूल्यों में, आदर्शों में, मानवीय स्वीकार्य में कई तरह के बेसिक परिवर्तन इस दुनिया में होते रहे, और हमेशा से मानव की रक्षा के लिए कई तरह के विचार, कई तरह के संस्कृति समय के अनुसार अलग अलग विचारधाराओं के विराट मानव समय समय पर लाया है, मानवता और इंसानियत की रक्षा के। और उसमें जब हम
राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, और बेसिकली जब बड़ा परिवर्तन की बात देखते हैं तो उसमें उदित राज जी को मैंने, हम 90 में एमपी बने, एमएलए बने, हम 83 से पहले जब से मुखिया बने तब से लेकर, और जब से बाहर से विदेशों से आए तब से मैं बहुत नज़दीक से, पहले भी मुझे गरीबी सबसे बड़ा नफरत था, एक बड़े परिवार से थे, हमने शोषण को बहुत नज़दीक से देखा, राजनीतिक सत्ता के भी शोषण को देखा, और जमींदारी से लेकर राजशाही शोषण को भी मैंने देखा। और उस शोषण के बाद जिस तरीके से समाज में विप्र काल से लेकर के अभी तक मध्यकालीन युग में विप्रों ने जिस तरीके से जाति को हजारों लाखों बार लिखने के बाद स्थापित कर दिया, और ईश्वर को भी, भगवान को भी, डेस्टिनी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्रिएटर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पाखंडवाद और अंधविश्वास जैसी चीज़ों को भगवान के रूप में ऐसा स्थापित किया कि समाज को जाति के विभिन्न अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से बांट दिया। पहले तो आर्थिक कम थी, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से ज़्यादा था, आर्थिक तो अब बाद में आई। शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर जब काशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी बीड़ा उठाई, और जिसमें एजुकेशन को सबसे बड़ा महत्व दिया बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले, रामास्वामी पेरियार के लंबे संघर्ष और क्रांति के बाद, तो बाब इन्होंने जिस तरीके से, मैंने इनकी एक रैली देखी, मुझको लगा कि अभी तक दलित चेतना की रैली और समाज में कमजोर और वंचित समाज के लोगों की उतनी बड़ी रैली, मैंने भी बहुत रैली, काशीराम जी को भी बहुत नज़दीक से एक रूम में बैठकर मैंने छोटे से 2 कमरे के रूम में काशीराम जी के साथ कुछ पल बिताने का 90 के पहले अवसर मिला। मैंने मायावती जी के उस स्वरूप को भी, उस चीज़ों को भी मैंने वहाँ, हम देखते थे चाय बनाना उनकी और कई भूमिका, और तब से लेकर के अभी तक। और बाबू जगजीवन राम जी का जो कंप्लीट रूप से उनको जो सामाजिक आधार पर ही उनको मौका मिला, एक जो उनकी विनम्रता थी और स्वीकार्य, सभी समाज में जो बाबू जगजीवन राम को स्वीकार किया, उनके आचरण, उनके चरित्र और चिंतन के कारण उन्हें एक पद तो मिला। लेकिन की बात करते हैं तो हमारे आदि पुरुष और कई ऐतिहासिक पुरुष के बाद जब हम आते हैं इस समय में, तो हम बहुत नज़दीक से महसूस किए। सदन में हम हमारे मित्र के रूप में, मैं इनके साथ बहुत लंबा रहा, और मुझे इनके साथ कई मौक़ों पर बोलने का, जब ये बीजेपी में थे, कई सारे सब्जेक्ट पर हम इनसे जब बात करते थे अलग अलग जाकर कि इस विषय पर आप तो बोल नहीं पाइएगा, इसके बारे में आपका अंतिम ओपिनियन क्या है, आप क्या चाहते हैं, या इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और हम घंटों बैठकर इनसे अलग अलग समय में जब हम उस विषय को लेते थे, तब से मेरा सानिध्य इन व्यक्ति के साथ रहा। मैं समझता हूँ कि इनकी गहरी चिंता, भले ही इनके भीतर एग्रेशन कम हो, भले ही जियो सोशियो सेंटीमेंट के साथ इनका बहुत अटैचमेंट ना हो, भले ही एक नए परिवर्तन की तरह ये कदम ना बढ़ा पाए हों, लेकिन जो अंतिम मूल ताकत थी वो था शैक्षणिक, और वो था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी, जिसमें इन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम, माननीय काशीराम जी के बाद इन्होंने जिस गंभीर चिंता के साथ ये बढ़े, और आज भी जो इनकी गंभीर चिंता है, और जिस संघ को लेकर के ये चल रहे हैं, और जिस संघ के मंच पर सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई, हमारा इनसे मुलाकात
संघर्ष किया, हमको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा था। ये जेल मंत्री थे तो एक बार ये जेल में आए थे। हमारी मुलाकात इनसे तब से हुई और तब से लेकर के आज तक मेरी मुलाकात इनसे पारिवारिक रही। मैंने व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते इनसे आजीवन रखा। तब से 83 में या 82 में मुझको NSA लगा था और तब से लेकर के आज तक मैंने भी जो महसूस करने की कोशिश की, मैं सिर्फ यहाँ आप लोग परिवर्तनकारी लोग हैं। यहाँ आपके भीतर एक बड़ा चिंता है, एक गंभीर चिंता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चिंता है ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ हम लोग इसमें कुछ नई चीज़ खोजने के लिए आए हैं और भीड़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो भीड़ है ये काफ़ी मजबूत भीड़ है। मैं हो सकता है कि कुछ चीज़ों से मैं रखता हूँ, लेकिन मैं इधर जब साथियों को, बुजुर्गों को देख रहा हूँ उसमें जो गहरी चिंता है, इतिहास को देखता हूँ तो भीड़ कभी परिवर्तन नहीं किया, चाहे शिव के काल में, चाहे राम के काल में। राम का काल हो या ना हो, मेरे ख्याल से रामायण का काल अभी तक नासा और विज्ञान के मुताबिक प्रासंगिक अभी नहीं है। मतलब उसको सदन में भी और कोर्ट में भी रामायण के काल को कोई अप्रासंगिक माना गया है। मैं उसमें विवाद में अभी नहीं जाऊंगा। महाभारत का काल है, कई काल है, उसमें मैं विचार नहीं लाऊंगा। मैं झूठों से फिर कोई बात काहे न करे। तो मैं समझता हूँ कि सभी काल को मैं देखता हूँ, गुरु गोविंद को, बुद्ध को, राजा अशोक और 6 पुत्रों के साथ ही बुद्ध के स्वामित्व निर्माण को बहुत गति के साथ, विचारों के साथ वो आगे बढ़ाए। और मुझको लगता है रामास्वामी पेरियार से लेकर बाबू ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से लेकर, और यदि मैं संत रविदास, वाल्मीकि, इन सब चीज़ों को मैं देखूं तो हम लगातार धीरे धीरे उस जगह पर भी नहीं पहुंच पाए जहां हमको आज भी जो संख्या है। मुझको, मैंने अभी एक मित्र से हम कह रहे थे कि भाई हमको आप एक बात बताओ, एक ठो कौन छुतहर बाबा आया था, क्या नाम था हमको नहीं पता है उसका, उसके लिए 7 लाख 6 लाख भीड़ जुट गई और जिसमें 70-80% दलित अत्यंत पिछड़ा थे। उसको 90% भी कहा जा सकता है। और मेरी गहरी चिंता है कि जहाँ पर 80-90% एक गलत आचरण, चरित्र और चमत्कार जैसी चीज़ों के लिए दुनिया पागल हो, और जिस कंट्री में इस तरह के बाबाओं को भगवान मान लिया जाए और जीवन जीने की रेखा को कंप्लीट खड़ा कर दिया जाए और उसमें ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया जाए, और जिसकी संख्या में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दलित है और अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा भी कम था, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे। और दूसरी बात, हम यदि अपने भाई से कहूँ, एक सर्वे अभी भारत में आया महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच। महात्मा गांधी को 53% वोटिंग पड़ी और नाथूराम गोडसे को 47% वोटिंग पड़ी। मेरी समझ से इस मीटिंग की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि भारत मृत प्राय हो चुका है, भारत की मौत हो चुकी है, भारत के विचारों की मौत हो चुकी है, भारत की इंसानियत की मौत हो चुकी है, भारत के संस्कृति की मौत हो चुकी है। अब मुझे लगता है 3rd वर्ल्ड वॉर के हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और मुझको यह अलग बात है कि कर्मयोगी कभी रुकते नहीं हैं और इंतजार करते नहीं हैं, वो प्रयास जारी रखते हैं। और उसी प्रयास का ये सफल है इस मंच का कि इतने सारे अधोपतन के बाद, इतने सारे सामाजिक कुरीतियों, बुराई के बाद हमारी संख्या, मैं अभी कह रहा था कि जैसे AIMM है, AIMM के बारे में मेरी मान्यता यह है कि ये जो पूंजीवाद है, हम अपने नेता, हमारे डॉक्टर राघवेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष हैं, बेचारे राजनीतिक हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैं इनसे कह रहा था कि साम्यवाद का मतलब था कि एक गवर्नमेंट के पास सारी पूंजी, और उनका मतलब था मात्र मिनिमम रिक्वायरमेंट, कुछ उसके बाद नहीं। पूंजीवाद का मतलब था कि सबके हाथ में पूंजी टोटल पूंजियों के हाथ में चला जाए, आम आदमी कंकाल हो जाए।
और समाजवाद का मतलब था पूंजी का विकेंद्रीकरण जो हर व्यक्ति के हाथ में चला जाए। मुझको लगता है कि हम अर्थ युग में हैं और एजुकेशन के युग में हैं। हमको यह समझने की जरूरत है, जिस गहरी चिंता के साथ हम जगजीवन बाबू या दलितों की चिंता कर रहे हैं और बार बार यह कह रहे हैं कि हम AIMM से इस बात को शुरू करेंगे कि AIMM की जो नेता है, मेरी गहरी चिंता, हर आदमी को राजनीति में राजनीति करने का राइट है, लेकिन जब मैं ED, CBI और संस्था को देखता हूं और मैं इन चीजों को देखता हूं कि इतने बड़े तादाद में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को गाली देने के बाद एक व्यक्ति लगातार कहीं ना कहीं एक नए अंधविश्वास को जन्म देते हुए आगे बढ़ रहा हो, एक वर्ग और समूह में, जो वर्ग लड़ने और प्रेम करने के लिए जानता हो, क्या वो एक बैकबोन बीजेपी और RSS का नहीं है? उसी तरह दलितों में भी कई नेता, कई लोग ऐसे, मुझको लगता है कि जिस सेंटीमेंट के साथ या जिस त्वरित सेंटीमेंट को अलग अलग तरीके से बीजेपी ने, क्या बैकबोन तरीके से कुछ दलित लीडर्स को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ऐसे व्यक्ति को पीछे रखा जाए या नई चेतना न आए या नई विचारधारा नहीं आए। हमें पहले इस बात पर चिंता करनी होगी कि हमारे बीच कौन लोग हैं जो रामास्वामी, पेरियार, ज्योतिबा फुले ऐसे लोगों के विचारों को वो कमजोर करने में लगे हैं। हम दूसरों को गाली देने से बेहतर है हम अपने लोगों के बीच ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो किसी की कठपुतली बनते हुए जा रहे हैं। हम मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहेंगे, स्वतंत्र हैं आप राजनीति करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल को जरा देख लीजिए या कोई भी कट्टरपंथ देश को देख लीजिए। क्या दुनिया में कोई भी कट्टरपंथ जाति व्यवस्था किसी जाति का सम्मान बढ़ा सकता है या किसी जाति के विचारधारा को, राजनीतिक ताकत को बढ़ा सकता है? बहुत क्लियर है। क्या कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा किसी भी भगवान, किसी भी, भैया थोड़ा संभालिए, मेरी समझ है कि कट्टरपंथ और पूंजीवाद, इन दोनों से बड़ी लड़ाई है समाज के कमजोर लोगों, और पूंजीवाद और कट्टरपंथ चरम सीमा पर है, और जब कोई चीज चरम सीमा पर जाता है तो उसका अधोपतन होना स्वाभाविक है। और इसीलिए समाज का जो बड़ा वर्ग है, बड़ा समूह है, वो है दलित, ST, SC, वो भी अत्यंत पिछड़ा। और मैं समझता हूं ऐसे समय में, ऐसे विश्व में, जब कंप्लीट रूप से दुनिया एरोगेंसी की ओर जा रहा हो और पूंजीवाद का क्षय होना तय है और कट्टरपंथ अपने सीमा पर है, चाहे ईसाइयत हो, चाहे कोई भी कट्टरपंथ हो दुनिया में, तो अब ऐसे समय में हमारी जो विचारधारा है, जिसको आप लाना चाहते हैं, सर हम लोग एक भी तो नहीं हैं। पासवान यहाँ पर भीम आर्मी से सबसे ज्यादा जुड़े और पासवान ने भीम आर्मी को छोड़ दिया सबसे पहले। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की ना, और वाल्मीकि को कितने लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे आदर्श हैं? किन किन लोगों के घर में वाल्मीकि की रचना? बुद्ध को मानने वाले लोग यदि दलित हैं तो बुद्ध के विचार पर चलने वाले एक भी संख्या में हमको आप दलितों को दिखा दो। सर हम पहले ही बट जाते हैं चमारों में, जाटव में, पासवान में। हम दलितों के बीच भी तो बट गए हैं। एक जाति यदि हम लोग एक हो जाएं, या दलित विचारधारा, ये दलित एकता, दलित मंच, मुझे इस 4 चीज़ों से ज़्यादा आज कुछ नहीं बोलना है। मैं इतने ही बात बोलने आया हूँ कि क्या हम संत रविदास को पासवान मानते हैं? क्या वाल्मीकि जी को मुसहर मानते हैं?
क्या चोहरमल साहब को कोई अन्न मानते हैं? किसके घर में, किस अत्यंत पिछड़े और पिछड़े के घर में और दलितों के घर में बुद्ध की मूर्ति अहम बुद्धम शरणम गच्छामि या संगम शरणम गच्छामि? बुद्ध को स्वीकार करने वाले लोग, जो लीडरशिप है, वो भी बुद्ध को फॉलो नहीं करता है। मेरा सीधा इतना ही कहना था कि सर, इस देश में सबसे पहले कलेक्टिव दलित आइडियोलॉजी को हम दलितों के बीच कैसे ले जाए, और संपूर्ण एसटी एससी जो वर्ग है, समूह है, उन टोटल समाज के वर्ग समूह को जो हम हैं, हमारी सोच, हमारी विचार, हमारा संस्कृति तहजीब कोई अलग अलग नहीं थी, हम इस समूह को एकत्रित कैसे करें, यदि इस पर भी काम करने की बहुत अत्यधिक जरूरत है। मेरा मानना है कि पप्पू यादव बुद्ध को या किसी को, मैं अनादर किसी भी भगवान का नहीं करता, हैं अपने अपने जगह, मानो तो देव ना तो पत्थर। इस कंट्री में आपको जब बात आती है एसटी एससी के सारे सवालों को लेकर, तो मुझको लगता है इस बात की गहरी चिंता यहाँ है कि सर, इस पर भी चिंता कर लेना चाहिए कि एसटी एससी समाज को एजुकेशन में, इकोनॉमिकल में और संपूर्ण तरह के दलित व्यवस्था में जोड़ने की भूमिका कब से शुरू हुई, और आज लंबे समय से हम लोग क्यों एसटी एससी जैसे शब्दों को निकाल नहीं पाए, हमारी मानसिकता में दलित क्यों है, हम एक आदमी क्यों नहीं है, हम एक बड़ा परिवर्तनकारी युग में हम समूह थे, उसको लेकर अपने भीतर क्यों नहीं रखे हुए हैं? क्या दलित को ये नहीं समझना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई भी बड़ी क्रांति और कोई भी विचारधारा समाज के उस अंतिम व्यक्ति से आया है और वो अपने को दलित समझता है? ये ऐसी सोच और ऐसी विचार से हम दलितों को कैसे निकालें? क्या ये सबसे बड़ी बात नहीं है? हम दलित हैं, हम एसटी एससी हैं, हमारा रहन सहन क्या है? रहन सहन हमको कमजोर और गरीब है दृष्टि से दलित को समझना, इस व्यवस्था और संस्था को 3000 रुपया ये खैरात पर जीने की प्रवृत्ति और दूसरों के अधिकार पर जीने की प्रवृत्ति, हमको दलित एसटी एससी के सम्मान के बगैर हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस ताकत का एहसास कब होगा और पप्पू यादव के भीतर यह डर कब बैठेगा, यह आवश्यक है। हमारे भीतर कोई डर दलित एसटी एससी के सामाजिक चीज़ों को लेके नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप बटे हुए हैं और आपको मैं खरीद सकता हूं एक दिन पहले, और आपको मैं अंधविश्वास में धकेल के अपनी ओर कर सकता हूं, ये मेरे मन में बैठा हुआ है। इसीलिए मैं आपके तरफ किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आज़ादी के लिए नहीं सोचता हूं। आपको हम सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर यूज करते हैं। बस आपकी शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक सम्मान कैसे बढ़े, इस पर कोई दल, कोई व्यक्ति चिंता नहीं करता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर का वो स्पीच सुन लीजिए, जब उन्होंने कहा था मैं अम्बेडकर और मुझे मान लिया जाए कि मैं अपने ही सामाजिक व्यवस्था का नेता हूँ, प्रणेता हूँ, और उन्होंने एक स्पीच दी थी, उस स्पीच को याद करिए। तो मुझको लगता है कि जो गहरी चिंता बाबा साहब अम्बेडकर की थी, आज तक हम उस पर काम नहीं कर पाए हैं। जो भी हमारे नेता है, सबको राइट था, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ जस्टिस, लेकिन हमारे किसी नेता ने, जो नेता देश के पीएम की कुर्सी पर बैठे, सीएम की कुर्सी पर लंबे तक बैठे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो, मैं इसको सेकेंड में रखना चाहूँगा। सबसे पहले विधानसभा में राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ एजुकेशन, और निजी क्षेत्र में एसटी एससी को 40% आरक्षण, ये कैसे मिले? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और प्रमोशन,
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।